यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले, और अगर कोई विद्यार्थी को ये नहीं पता हो तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 आयोग की घोषणा की। तो मैं तीनों आयोग के बारे में बताऊंगा। तो उसी पर आज एक ये वीडियो बना रहे हैं कि बिहार सरकार ने बनाया सवर्ण आयोग। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 में गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हमको तैयार करना है। एनालिसिस एंड डिस्कशन जीएस पेपर 1 24/5/2026 भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या जीपीएससी की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप अहमदाबाद में 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज आश्रम रोड पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी 905 घंटे ऑनलाइन मिलेगा, प्रीलिम्स 150 घंटे हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा, मेंस 1500 घंटे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा और ऑप्शनल नहीं होगा, और इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट पैनल। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9428804128 या 7043771326। एक बार रिपीट कर दें, 9428804128 7043771326। अब आइए दोस्तों, सवर्ण आयोग चर्चा में क्यों है, पहले हम लोग ये जानें। तब बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, सवर्ण जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग अलग राज्य आयोग का गठन किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। इस तीनों आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? तो इन समुदायों की समस्याओं को समझना, इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और इन समुदायों के कल्याण के लिए ठोस सुझाव देना। अब आइए दोस्तों, जो बिहार सरकार के द्वारा सवर्ण आयोग का गठन हुआ है, इसमें 5 सदस्य हैं और अध्यक्ष का अपने को चेहरा भी याद रहना चाहिए। तो महाचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। वैसे ये डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह के नाम से जाने जाते हैं। राजीव रंजन प्रसाद इनके उपाध्यक्ष हैं। ये बिहार के एक अच्छे नामी पॉलिटिशियन हैं। मुंगेर लोकसभा से ये अभी लोकसभा सदस्य हैं। एनडीए सरकार में जो है दिल्ली में ये मिनिस्टर हैं केंद्र में, और इनका लोकल नाम ललन सिंह है। अब आइए, अन्य सदस्य इसके और कौन कौन हैं? तो दयानंद राय, जयकृष्ण झा और राजकुमार सिंह इसके जो है अन्य सदस्य हैं। अब आइए अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसमें 5 सदस्य हैं। शैलेंद्र कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र उरांव इसके उपाध्यक्ष हैं, और इसके अन्य सदस्य हैं प्रेम शिला गुप्ता, तल्लू बास्की और राजू कुमार। अब आइए अल्पसंख्यक आयोग। इसमें 11 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो गुलाम रसूल बलियाबी वही हैं जो जनता दल यू के ही सदस्य हैं, लेकिन ये वक्फ बिल का विरोध किए थे। लखविंदर सिंह उपाध्यक्ष, मौलाना उमर नूरानी उपाध्यक्ष। अन्य इसमें 11 सदस्य हैं। कारण अल्पसंख्यक बहुत सारे समुदाय को मिलाकर बनाया जा सकता है। तो मुकेश कुमार जैन, अशरफ अली अंसारी, तुफैल अहमद खान कादरी, राजेश कुमार जैन, अफरोजा खातून, शमशाद आलम, शिशिर कुमार दास और अजफर शमसी। तो ये करंट के हिसाब से आपको परिचय मिल गया। अगर दोस्तों आप विश्वास लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स करना चाहते हैं जिसमें ओनली GS 1 है, तो आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और ये कोर्स का देख के चित्र 7,999 में आप कर सकते हैं। इसमें विज्ञान के 150 वीडियो हैं 170 घंटे, कला संस्कृति के 29 वीडियो हैं 30 घंटे, पर्यावरण के 40 वीडियो हैं 60 घंटे, भूगोल के 194 वीडियो हैं 225 घंटे, राज्य व्यवस्था के 222 वीडियो हैं 250 घंटे, इतिहास के 250 वीडियो हैं 275 घंटे, अर्थव्यवस्था के 100 वीडियो हैं 150 घंटे और साइंस टेक के 150 वीडियो हैं 175 घंटे, यानी कि 1135 वीडियो 1335 घंटे। अब इसी पर आधारित एक हम आपको गैर संवैधानिक आयोग पढ़ाते हैं कि अगर गैर संवैधानिक आयोग किसी भी आयोग के बारे में पढ़ना हो, क्योंकि वो तो अभी घोषणा ही हुआ है, स्ट्रक्चर एक बना के दे दिया, लेकिन जो पहले से गैर संवैधानिक आयोग है उसके बारे में, तो आज आपको एक राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बताते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय हो, यानी लिस्ट 2, और नहीं तो संवर्ती सूची यानी लिस्ट 3 का विषय हो। ये दिमाग में सेट रखना है। अगला, यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा हो या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानवाधिकार आयोग भले न वो लिस्ट 2 और 3 में हो उसकी जांच नहीं कर सकता है, अगर वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देख रहा है तो। अब आइए आयोग की संरचना। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश, यानी अध्यक्ष चीफ जस्टिस होना चाहिए किसी हाईकोर्ट का, और जो नॉर्मल मेंबर है वो हाईकोर्ट का या तो रिटायर्ड जज हो या तो एक्टिंग जज हो। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश ये भी बन सकता है अगर उसे 7 वर्ष का अनुभव हो या मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, तो वह इस आयोग का सदस्य बन सकता है। इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन एक कमिटी होती है, उस कमिटी के रिकमेंडेशन पर इनके सदस्यों की नियुक्ति होती है। अब इस कमिटी में कौन कौन होते हैं? तो राज्य का मुख्यमंत्री, इसके अलावा विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। राज्य में जहां विधान परिषद हो तो विधान परिषद का भी नेता इस समिति का अध्यक्ष होता है, इस समिति का सदस्य होता है। अब आइए, एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य की उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को भी राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किया जा सकता है। अब इनका कार्यकाल कितना है? अगर ये 60 वर्ष में नियुक्त हो जाएं तो 65 में रिटायर हो जाएंगे, अगर 67 में नियुक्त होंगे तो 70 वर्ष में होंगे। मतलब या तो 5 वर्ष तक अपने पद पे रहेंगे और नहीं तो मैक्सिमम 70, दोनों जो पहले पूरा हो जाएगा तब तक ये अपने पद पे रहेंगे। आयोग से के कार्यकाल के पूरा होने के बाद एक रिस्ट्रिक्शन है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण करेंगे। फिर देखिए क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन उनको हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है।
लेकिन राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटाएंगे जिस आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है। जरा जाने कि वो क्या है। तो अगर राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य दिवालिया हो गया हो, यदि आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान कोई लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो, और यदि वह दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने दायित्व के निर्वहन का अयोग्य हो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और समक्ष न्यायालय द्वारा उसे सक्षम घोषित कर दिया गया, यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोषी सिद्ध किया गया हो तो उसे कारावास की सजा दी गई हो, ये अगर हो तो राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया है। अब आइए, अगर ऐसा करना है सिद्ध कदाचार, तो राष्ट्रपति इन मामलों में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद ये सलाह दे दे कि हाँ ये कदाचार में दोषी थे या अक्षम हैं, तो उसके उपरांत राष्ट्रपति इनको अपने पद से हटा देते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण राज्य सरकार करती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बार जब आप नियुक्त कर दिए तब आप इनको अलाभकारी परिवर्तन सेवा शर्त में नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ अवेलेबल है। ये कोर्स पूरा अपलोड है टोटल। ये कोर्स दिखेगा 3999 में। आप विश्वास लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ये कोर्स आप देख सकते हैं। हिस्ट्री 6 से 12 214 घंटे का वीडियो, 225 घंटा। ज्योग्राफी 6 से 12 149 वीडियो, 160 घंटा। सिविक्स 6 से 10 92 घंटा वीडियो, 100 घंटा। इसलिए कि पॉलिटिकल साइंस नाम से 11वां 12वां मिलेगा, 90 वीडियो 100 घंटा। इकोनॉमिक्स 9 से 12 86 वीडियो, 90 घंटा। सोशलॉजी 11 से 12 27 वीडियो, 30 घंटा। साइंस 6 से 10 150 वीडियो, 170 घंटा। और आर्ट एंड कल्चर 11 12 29 वीडियो, 30 घंटा। 837 वीडियो, 905 घंटे का ये कोर्स है। विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और 3999 में इस कोर्स को 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं। अब देखें इस कार्य, इनका काम क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग के, तो मानवाधिकार आयोग ही है तो उसके ही उल्लंघन का जांच करेगा ना। तो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी कि वह अवहेलना करता हो की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना। अपने भी कर सकता है। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेल और बंदी गृह में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा हो और इनसे बचाव का उपाय करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च को प्रोत्साहित करना, मानवाधिकार के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को सहयोग और प्रोत्साहन देना, मानवाधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो तो संपन्न करना। अब देखें राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य प्रणाली क्या है। तो इसे एक दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है और यह उसी के समान अपनी कार्यवाही संपन्न करती है। यह किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ
प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग किसी ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है जो मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित हो और जिस मामले को 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो। अब आयोग जब किसी मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर रहा है तो कौन कौन सा कदम उठा सकता है? तब पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि उच्चतम या उच्च न्यायालय में लोग रीट जारी करने जाएं। तो आज आपको एक करंट घटना, जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 3 आयोग का गठन किया, उसके साथ साथ एक स्टेट कमीशन जो कि गैर संवैधानिक संस्था है, कैसे पढ़ना चाहिए वो आपको बताए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।